हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 2 नवंबर 2025 की और डे है संडे। तो हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा ये सेशन रहता है कि हम यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं उनको हम अच्छे से कवर करते हैं और उसके साथ ही हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाते हैं। और इसमें आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया जाता है जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। हमारे जो मेजर सब्जेक्ट रहते हैं वो होता है पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी। तो ये हमारे किसी भी एग्जाम के लिए मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम इनको कह सकते हैं। हमारी सबसे पहली न्यूज़ आ रही है कि इंडिया जो है वो अपने जो तजाकिस्तान का एयर बेस था वहाँ से वो एग्जिट हो रहा है, यानी कि वापस जा रहा है, वहाँ से हट गया। और ये जो एक मतलब काफ़ी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी डिप्लोमेसी यानी कि एक रणनीतिक प्रभाव जो है भारत का वो कम होता जा रहा है। तो इसके बारे में न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनी एयर बेस आखिर है क्या। तो एनी एयर बेस जो है ये तजाकिस्तान में बनाया गया है और उनकी जो राजधानी है दुशांबे, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और यह सोवियत काल का एक पुराना हवाई अड्डा है जिसे भारत ने 2000 के दशक की शुरुआत में अपग्रेड किया था। यानी कि ये पहले से बना हुआ था लेकिन भारत ने इस एयरबेस को अपग्रेड करके इस पर खर्चा किया था, इन्वेस्ट किया था और इसको सही ढंग से चलाया था। अब भारत की भूमिका क्या है? भारत ने लगभग $70 मिलियन इसमें निवेश किए और इसकी रनवे का 3200 मीटर लंबा इसको तैयार किया था। रनवे रनवे यानी कि जहाँ पर जो एरोप्लेन या फाइटर जेट वगैरह उड़ने शुरू होते हैं, यहाँ से उड़ान भरते हैं, वो रनवे होता है। तो 3200 मीटर लंबा बनाया था, ईंधन डिपो बनाया, वायु यातायात नियंत्रण सुविधाएं दी, हैंगर और इसके साथ ही संचार उपकरण भी स्थापित किए थे भारत ने। ये भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य हवाई अड्डा था जो विदेश में था, जो कि मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक पहुंच को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। तो अब अचानक इसमें से एग्जिट हो जाना, तो ये बात जो है कुछ यहाँ पर भारतीय जो राजनीतिक दल है या फिर हम विपक्ष पार्टी के नेता कह सकते हैं, उनको अच्छी नहीं लग रही और उन्होंने इस चीज़ पर सवाल उठाए हैं। अब इसका रणनीतिक उद्देश्य क्या था? अफगानिस्तान में जो उत्तरी गठबंधन है यानी कि नॉर्दर्न अलायंस का एक समर्थन करने के लिए इसको तैयार किया गया था। उसके साथ ही पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का प्रभाव आज भी लगातार मध्य एशिया में बढ़ता जा रहा है। उसको चीन की सपोर्ट मिल रही है, इसके साथ ही उसको अमेरिका का समर्थन मिल रहा है और इसके साथ ही अपनी मध्य एशिया में वो स्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया के साथ अभी उनका जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जिसके तहत ये बात कही गई थी कि अगर पाकिस्तान से कोई भी पंगा लेता है, मतलब कि पाकिस्तान पर कोई भी अटैक करता है, तो डायरेक्ट जो है सऊदी अरब भी उस पर अटैक करेगा। और अगर सऊदी अरब की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है तो पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर जो वेपन उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 2010 तक ये पूरी तरह से एक्टिव था, जहां पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, रखरखाव दल और यहां तक कि सुखोई 30 AM के लड़ाकू विमान जो थे यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे। लेकिन आज इसको बंद किया जा रहा है। बंद होने का कारण क्या है? भारत और तजाकिस्तान के बीच 2018 से लेकर 22 के बीच जो आसपास इनके द्विपक्षीय समझौता खत्म हो जाता है, उसके कारण अब वहां से भारत एग्जिट हो रहा है। इसके साथ ही कुछ ये रिपोर्ट्स बताती है कि रूस और चीन का दबाव बनाया जा रहा है और तजाकिस्तान ने इसे नवीनीकृत नहीं किया, यानी कि इसको रिन्यू नहीं किया है। भारत ने 2022 में अपने कर्मियों और उपकरण वहां से हटा लिए थे, लेकिन हाल ही में इसकी जो पूरी समाप्ति की खबरें अभी आ रही, जैसे कि हमने अभी द हिंदू में न्यूज़ देखा, आर्टिकल देखा, तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर पर यही न्यूज़ आ रही है कि भारत जो है वो तजाकिस्तान से एग्जिट हो चुका है। वहाँ पर जो एयर बेस था उसको यानी कि पूरी तरह से भारत उस एयर बेस को बंद कर रहा है, यानी कि अपनी तरफ से उस एयर बेस को भारत नहीं चलाएगा। अब इसके लिए कुछ रूस और चीन का दबाव भी बताया जा रहा है कि तजाकिस्तान पर दबाव है इन दोनों का। दूसरा जो है भारत और जो तजाकिस्तान का द्विपक्षीय संधि थी, जो भी समझौता था वो खत्म हो चुका है।
अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आखिर ये एक भारत के लिए झटके वाली बात क्यों है। सबसे पहले तो ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अब देखिए किसी भी देश में ऐसे अपने व्यापार का या फिर अपना कोई भी सैन्य हवाई अड्डा बनाना कोई मामूली सी बात नहीं होती। आज हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो लगातार मध्य एशिया में जगह जगह यानी कि हर एक देश में अपने जो है सैन्य अड्डे बना रहा है और उससे फिर मतलब उसका जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी कारण इस चीज़ को ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि भारत का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। एनी भारत की मध्य एशिया में सैन्य उपस्थिति का एक प्रतीक था। इसका बंद होना रूस चीन के प्रभाव को और उसके बीच भारत के लिए एक पीछे हटना माना जा रहा है। तो इसके साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद मध्य एशिया की जो स्थिरता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है। भारत अब कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों पर जोर दे रहा है, यानी कि भारत अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही स्ट्रेटेजिकली जो भी मतलब कदम उठाने हैं, किसी के साथ रिलेशन रख रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन कुछ ये लोग मान रहे हैं कि अब ऐसा जो है यहाँ पर एयरबेस से एग्जिट हो जाना यानी कि बाहर निकलना, ये एक तरह से खतरे का कारण भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अब रूस चीन या फिर और जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्निक है वो वहाँ पर डिप्लॉय हो सकते हैं। तो इससे भारत की जो स्थिति है या फिर भारत की लोकेशन उसको भी खतरा हो सकता है। इसके साथ ही सरकार क्या कहती है कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अभी रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा है कि 2022 में ही वापसी हो चुकी थी और अभी कारणों पर विस्तार से नहीं बोले हैं। मतलब अभी पूरी तरह से कारण नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अंदाज लगाए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स बताती हैं, उसमें मेन कारण रूस और चीन की दबाव की बात चल रही है। रूस और चीन के जो दबाव है उसका विस्तार अगर हम देखें तो सबसे पहले भू राजनीतिक संदर्भ में मध्य एशिया में प्रतिस्पर्धा चल रही है। तजाकिस्तान जो है सोवियत संघ का पहले हिस्सा था, अभी जो रशिया बन चुका है, पहले यूएसएसआर था, अब उसी का हिस्सा था तजाकिस्तान, और रूस के साथ उसका गहरा सैन्य आर्थिक संबंध है। तो इसी कारण रूस की बात उसको माननी पड़ सकती है। रूस के नेतृत्व वाले जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि CSTO, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है गठबंधन बनाया गया, इसमें तजाकिस्तान भी एक हिस्सा है। रूस किसी भी नॉन रीजनल यानी कि गैर क्षेत्रीय सैन्य उपस्थिति को पसंद नहीं करता है, यानी कि वहाँ उस एरिया का कोई भी ऐसा एयरबेस वहाँ पर ना हो जो उस एरिया में उपस्थिति जिसकी ना हो, यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाली कंट्रीज ही वहाँ पर एयरबेस बना सकती हैं। तो इसी करके भारत जैसी ताकत को तो वो बिल्कुल भी, यानी कि हालांकि रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन अब अगर हम प्रभाव की बात करें तो हर देश चाहता है कि मेरा प्रभाव सबसे ज़्यादा हो। इसके अलावा 2022 में भारत के बाहर निकलने के बाद रूसी सेनाओं ने एनी बेस का जो नियंत्रण था वो ले लिया था, यानी कि जो रूस की जो सेना थी उसने वहां पर कब्जा कर लिया, जो कि ये दर्शाता है कि रूस ने इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में वापस खींच लिया, जिससे ये भी एक बात नजर आती है कि रूस जो है वो USSR की तरह अब फिर से तजाकिस्तान को अपने में मिलाना चाहता है या फिर अपनी साइड करना चाहता है। रूस ने भारत को एक्सेस ब्लॉक करके अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाला ताकि कोई भी औपचारिक समझौता ना हो। इसमें चीन का प्रभाव क्या है? चीन की BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत तजाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया, लगभग $1 बिलियन से ज़्यादा, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पामीर का क्षेत्र यानी कि पामीर का पठार जो है उनको डेवलप करना शामिल है। एनी बेस जो है शिनजियांग प्रांत के बिल्कुल करीब है, जो कि चीन के लिए एक सेंसिटिव जोन है, यानी कि अगर एनी बेस पर भारत अगर लगातार वहीं पर बने रहता तो चीन को कहीं ना कहीं डर होता अपनी उपस्थिति का, यानी कि चीन को खतरा रहता, क्योंकि चीन का जो एरिया है शिनजियांग प्रांत उसके बिल्कुल ही नज़दीक है ये एनी बेस। इसी वजह से चीन ने भी तजाकिस्तान पर दबाव बनाया होगा कि उसको भारत को यहाँ से हटा दिया जाए। भारत की उपस्थिति को चीन ने अनचाही हस्तक्षेप माना। उन्होंने कहा कि हम इसको यानी कि इंटरफेरेंस मान रहे हैं, खास करके जब भारत चीन सीमा तनाव चल रहा है। अब इसके बाद चीनी कूटनीति ने दुशांबे को स्पष्ट संकेत दिए कि ऐसी उपस्थिति जो है
BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर को खतरा पैदा कर सकती है। तो इस प्लेस में यानी कि वहाँ की जो कैपिटल है तजाकिस्तान की दुशांबे, तो वहाँ से भारत की जो स्थिति है यानी कि भारत की जो वहाँ पर प्रेजेंस थी वो खत्म हो चुकी है। दबाव के तरीके क्या थे? कूटनीतिक और रणनीतिक। लीज न रिन्यू करना यानी कि 2002 का जो द्विपक्षीय समझौता था उसकी लीज में 2021 में उसकी लीज तो समाप्त हो गई थी। लीज यानी कि किसी को रेंट किराए पर दे देना। तजाकिस्तान ने भारत की 2021 में ही सूचित कर दिया कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि हो सकता है ये दबाव काफ़ी लंबे समय से बन रहे हो। ये फैसला जो है रूस चीन के संयुक्त दबाव से लिया गया, क्योंकि दोनों ही नॉन रीजनल मिलिट्री पर्सनल को वहां पर देखना पसंद नहीं करते। इसके साथ ही तजाकिस्तान ने मॉस्को बीजिंग को नाराज ना करने का भी रुख अपनाया है कि वो तजाकिस्तान और मॉस्को को नाराज नहीं करेगा। इसके साथ ही अप्रत्यक्ष ब्लैकमेल। रूस ने बेस के ऑपरेशनल कंट्रोल को ब्लॉक किया था, जबकि चीन ने आर्थिक प्रोत्साहन यानी कि BRI फंडिंग के जरिए तजाकिस्तान को प्रभावित किया, जिससे तजाकिस्तान इम्प्रेस हुआ और उनकी बात मानने लगा। 2008 के US इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील के बाद भी यह संवेदनशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि रूस चीन ने भारत को पश्चिमी प्रभाव का हिस्सा माना है कि वहां पर हम वेस्टर्न प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये भी वेस्टर्न कंट्रीज में इसको ऐड कर लेते हैं, मतलब उसको मानते हैं कि ये वेस्टर्न का प्रभाव इस भारत पर ज़्यादा है, तो भारत से रूस और चीन को भी खतरा हो सकता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, वो अपनी मर्जी से जो कुछ भी जो फैसले लेता है वो अपनी मर्जी से करता है। इसके साथ ही क्षेत्र का संतुलन। अफगानिस्तान में तालिबान जब सत्ता में आती है 2021 के बाद, एनी बेस की जो उपयोगिता थी वो कम हो जाती, लेकिन रूस चीन ने फिर इसको मौका बनाया। रूस ने CSTO के जरिए यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी तजाकिस्तान की सुरक्षा गारंटी दी, जबकि चीन ने आर्थिक निर्भरता बढ़ाई, यानी कि चीन ने वहां पर इन्वेस्ट किया। भारत के लिए पाकिस्तान के प्रभाव का मुकाबला करने का एक रास्ता था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या? भारत की कूटनीति पर झटका। सैन्य हानि हो चुकी है। भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य बेस था जो कि पाकिस्तान के एयर स्पेस बांधों को बाईपास करता था। यहाँ से जो पेशावर था उसको टारगेट किया जा सकता था डायरेक्ट। अब भारत की जो मध्य एशिया में सैन्य पहुंच वो सीमित हो चुकी है, जबकि रूस चीन का वर्चस्व जो है वो बढ़ चुका है। इसके साथ ही कूटनीतिक कारण प्रभाव क्या रहेगा इसका? इसमें रसिया, इंडिया, चाइना त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क की कमजोरियों को उजागर करता है, यानी कि इन दोनों को यानी कि त्रिपक्षीय जो है इन जो मतलब 3 देश हैं इनमें संबंध जो कमजोर है। भारत अब आर्थिक कूटनीतिक जुड़ाव पर फोकस कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक हार है। इसके साथ ही दुशांबे को संतुलन बनाने के लिए बनाने की कोशिश की, लेकिन रूस चीन की निर्भरता भारत को पीछे धकेल रही है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एयरबेस किस देश में स्थित है जहां पर भारत ने हाल ही में अपनी उपस्थिति समाप्त की है? तो आपको पता ही है तजाकिस्तान। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एयरबेस से भारत के बाहर निकलने का मुख्य कारण क्या माना जा रहा है? आर्थिक बोझ, रूस चीन का दबाव, तालिबान का उदय या फिर पर्यावरणीय मुद्दे? तो मेन कारण जो बताया जा रहा है वो है रूस चीन का दबाव, कि रूस और चीन का जो दबाव है CSTO यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जरिए तजाकिस्तान पर दबाव बनाया गया और फिर भारत को बाहर निकाला गया। भारत का तजाकिस्तान के एनी एयरबेस से बाहर निकलना मध्य एशिया में उसकी रणनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव डालता है, इसका विश्लेषण कीजिए। यानी कि इस एयरबेस से भारत जो है यानी कि जो इकलौता विदेशी सैन्य एयरबेस था उससे बाहर निकल चुका है भारत, तो इससे क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, यानी कि भारत की रणनीतिक स्थिति कैसी रहेगी, अब मजबूत होगी या कम होगी, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी माइनिंग जो कंपनीज हैं उनमें चीन के बजाय भारत को प्रेफर करती हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध लगातार अच्छे ही रहे। हम क्वाड गठबंधन देखते हैं, उसके जरिए भारत और जो ऑस्ट्रेलिया उनके संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को रक्षा, आर्थिक सहयोग, व्यापार में एक दूसरे को मतलब सहयोग देते हैं, हेल्प करते हैं।
तो इसी तहत अब ऑस्ट्रेलिया का बयान आता है कि जो माइनिंग कंपनीज है, जो खनन उद्योग है, उनमें चीन की बजाय भारत को प्रेफर किया जा रहा है। हालांकि चीन जो है सबसे बड़ा एक तरह से उनकी खरीदार देश था, लेकिन अब जो है भारत टॉप पर आ चुका है। तो इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे प्रमुख एक खनन देश है, जो कि लौह अयस्क, कोयला, लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का एक बड़ा उत्पादक है। यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। पारंपरिक रूप से चीन इस की सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन चीन पर अत्यधिक निर्भरता, यानी कि 2021-22 में जो व्यापारिक तनाव हुआ उसके दौरान कोयले पर प्रतिबंध लगाए गए, उसने ऑस्ट्रेलिया कंपनियों को भारत की तरफ धकेला। यानी कि पहले ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे, भारत टॉप पर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन चीन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया पर कोयले पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत की तरफ रुख कर लेता है। मुख्य कारण क्या है? आर्थिक और व्यावसायिक सुविधा। भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास के कारण अपना कानूनी ढांचे में ऑस्ट्रेलिया से समानता रखता है, जो कि अनुबंध और पारदर्शिता को आसान बनाता है। एक हालिया ऑस्ट्रेलियाई खनन उपकरण प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि भारत अधिक पारदर्शी, ईमानदार, लागत प्रभावी और भाषा बाधा नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि भारत जो है वो एक पारदर्शी कंट्री है, ईमानदारी से वहाँ पर हम काम कर सकते हैं। चीन में बढ़ती लागत और अनिश्चितता, जैसे कि सरकार का हस्तक्षेप हो रहा था वहाँ पर, उसके मुकाबले भारत जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब वहाँ के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस बात को कहा है। भारत तेजी से बढ़ता बाजार है, जहां पर ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें कोयला, लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर, इन सभी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। 2019 के बाद जब चीन ने ऑस्ट्रेलियाई कोयला पर प्रतिबंध लगाया, भारत और जापान ने आयात दुगना कर दिया था। यानी कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया कोयले पर कुछ प्रतिबंध, सैंक्शंस लगाए, भारत और जापान की तरफ फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाने लगा और अब भारत को एक अच्छे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही शून्य उत्सर्जन का भी एक कारण है। कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी जो कि दुनिया भर में खनन उपकरणों के रूपांतरण में शून्य उत्सर्जन के लिए समाधान प्रदान करती हैं। खनन के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत के 100 टन के इलेक्ट्रिक ट्रकों को रेट्रोफिटिंग करने में अवसर देखती है। भारत को न केवल लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री लागत को 75% तक कम करने के अवसर के रूप में देखा जाता है, बल्कि कार्बन फुटप्रिंट को भी खत्म करने के अवसर के रूप में देखा जाता है कि आप जो है, यानी कि कार्बन एक तरह से कार्बन पर जो फुटप्रिंट से कई एक नीति है यानी पॉलिसी, उसको भी खत्म करने के रूप में भारत उनको एक अच्छे विकल्प के नजरिए से दिख रहा है। भू राजनीतिक और रणनीतिक कारण क्या है? चीन जो है दुर्लभ पृथ्वी तत्व, यानी कि अभी हमने देखा कि चीन में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके प्रसंस्करण में 90% वैश्विक नियंत्रण रखता है। यानी कि अगर हम देखें सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो चीन में पाए जाते हैं, जो कि पश्चिमी देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। ऑस्ट्रेलिया अब क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान के साथ उन सभी के माध्यम से भारत के साथ साझेदारी को बढ़ा रहा है, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके, ताकि चीन पर अगर कोई भी देश डिपेंड होगा तो वो अपनी मनमर्जी से कोई भी रूल्स, रेगुलेशंस, कोई भी पॉलिसीज बनाएगा। अब इसी निर्भरता को कम करने के लिए भारत एक विकल्प नजर आता है। जैसे कि 2025 में भारत ऑस्ट्रेलिया रेयर अर्थ मैग्नेट्स डील की चर्चा हो रही है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया लिथियम और कोबाल्ट सप्लाई करेगा। यानी कि भारत में लिथियम और कोबाल्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सप्लाई किया जाएगा। अमेरिका ने भी लेनस अर्थ रेयर अर्थ यानी कि ऑस्ट्रेलियाई जो कंपनी है उसके साथ साझेदारी की है, ताकि चीन से दूर हो, और भारत इसी श्रृंखला में शामिल हो रहा है। अब देखिए, अमेरिका भी चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ डील कर रहा है। अब इसमें निवेश और व्यापार के आंकड़े क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का जो कोयला निर्यात
चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। 2024-25 में भारत ने ऑस्ट्रेलियाई कोयले का आयात बढ़ा दिया, जबकि चीन ने घरेलू उत्पादन पर जोर दिया। तो चीन में कम एक्सपोर्ट हुआ और भारत में ज़्यादा। खनन निवेश, भारतीय कंपनियां जिसमें अडानी ऑस्ट्रेलिया में निवेश कर रही हैं। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलियाई METS कंपनियां जो है ऑस्ट्रेलिया की भारत की नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में प्रवेश कर रही हैं। 2025 के क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी में भारत को लाइक माइंडेड पार्टनर कहा जा रहा है कि उसको यानी कि उनका एक पसंदीदा पार्टनर है। चीन में ऑस्ट्रेलिया निवेश घटा है, यानी कि 2023 के अगर हम आंकड़ा देखते तो 50% तक गिरावट आई है, जबकि भारत के साथ जो द्विपक्षीय समझौते हैं हम लगातार देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ समझौते वो बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध क्या है। ऐतिहासिक से रणनीतिक साझेदार रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच राजनयिक संबंध 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थापित होते हैं। शुरुआत में ये संबंध थोड़े लिमिटेड थे, लेकिन जब 21वीं सदी आती है तो दोनों देशों ने इसे रणनीतिक गहराई दी, यानी कि रणनीतिक पार्टनर बनते गए। जून 2020 में मोदी मॉरिसन वर्चुअल समिट हुआ था, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की गई, और इसके बाद 2021, 23 और 25 नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुए, यानी कि 2 जो मंत्री रहेंगे भारत के और 2 मंत्री ही ऑस्ट्रेलिया के, उन दोनों के बीच आपसी बातचीत हुई। 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को टियर 1 स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित किया था, और यह दर्जा केवल अमेरिका और ब्रिटेन को मिला हुआ था, लेकिन अब जो है भारत को मिल चुका है। जुलाई 2025 में सिडनी में मोदी अल्बनीज नेतृत्व शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें दोनों नेता जो थे उनके संबंधों को नए युग में प्रवेश करने की बात होती है। यानी कि लगातार टाइम पर भारत के द्वारा भी ऑस्ट्रेलिया के साथ मीटिंग्स, उनके साथ सम्मेलन किए गए, ताकि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड के जरिए अपने संबंधों को और बेहतर कर सके। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में $32 बिलियन तक पहुंचा, जो कि 2030 का $50 बिलियन का एक टारगेट रखा है। ऑस्ट्रेलिया भारत को कोयला, लिथियम, सोना, शिक्षा सेवाएं निर्यात करता है। भारत चीन के बाद अब दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। दूसरी तरफ भारत रिफाइंड पेट्रोल, दवाइयां, IT सेवाएं जो ऑस्ट्रेलिया में भेजता है, जिनकी कीमत 2025 में $5 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों ने भारत में $18 बिलियन का निवेश किया, जबकि अडानी, रिलायंस जैसी भारतीय कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया में $10 बिलियन से भी अधिक इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, नहीं सॉरी क्वेश्चन नहीं है ये, आगे उसके समझौते की बात हो रही। पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता 2025 में इस पर साइन होते हैं, जिसके तहत 96% भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क, यानी कि 0 टैरिफ लगाया जाता है। लिथियम, कोबाल्ट पर 5 सालों में 0% जो इम्पोर्ट शुल्क, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है। ऑस्ट्रेलिया वाइन, बादाम, मांस पर क्रमिक शुल्क कटौती की गई। IT पेशेवर, जिसमें नर्स, इंजीनियर, इन सभी के लिए वीजे कोटे को दुगना कर दी, यानी कि स्कॉलरशिप्स दुगनी हो चुकी हैं। इसके साथ ही क्वाड जो है भारतीय कोर की तरह काम कर रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग क्वाड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नवंबर 2025 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास गुआम में होता है। पहली बार फिलीपींस में शामिल हुआ था, फिलीपींस भी इसमें शामिल हुआ था। ऑसी इंडेक्स जो है एक एक्सरसाइज होती है, 2025 में हुई। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट पर यह आयोजित की गई थी। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट 2025 में पूरी तरह लागू हो गया, जिससे भारतीय जहाज ऑस्ट्रेलिया बंदरगाह में मरम्मत करवा सकते हैं। अब देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध हम मान सकते हैं कि बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए भारतीय जहाज़ों को ऑस्ट्रेलिया के जो बंदरगाह हैं वहाँ पर जो पोर्ट हैं उसमें यानी कि जो रिपेयरिंग वगैरह करते हैं उसकी अनुमति मिल चुकी है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल 2026 से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करेगा। साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो CSIRO संयुक्त सैटेलाइट 2027 में लॉन्च होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप 2025 के तहत 10 संयुक्त परियोजनाएं शुरू हुई हैं। ड्रोन, AI और सबमरीन तकनीक पर काम चल रहा है।
इसके साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा में लिथियम ब्रिज की तरह काम करता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का उत्पादक है और भारत उसका बढ़ता हुआ साझेदार है। पिलबारा मिनरल्स ने मणिकर्ण पावर को 1 लाख स्पोडोमीन की आपूर्ति शुरू की है। लाइन टाउन रिसोर्सेज और रीन्यू पावर के बीच 3 लाख टन प्रति 10 वर्ष का समझौता किया गया। नियो मेटल्स गुजरात में लिथियम रिफाइनरी बना रहे हैं, 2027 तक चालू करने की बात हो रही है। और ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत लगभग $2 बिलियन जो है संयुक्त फंड बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ और इसके साथ ही जो है 100 RE लक्ष्य की दिशा में भारत के साथ काम कर रहा है, यानी कि एक तरह से लिथियम ब्रिज की तरह काम करेगा ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से भी अधिक भारतीय छात्र स्टडी करते हैं, यह संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। 8 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी वहां पर रहते हैं, जिसमें मेलबर्न में सबसे बड़ा समुदाय रहता है भारतीयों का। वर्किंग हॉलीडे वीज़ा कोटा 1000 से बढ़कर 5000 किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक रूप से सिडनी में लिटिल इंडिया को 2025 में आधिकारिक मान्यता मिली है। क्रिकेट कूटनीति भी मजबूत है। महिला विश्व कप ने दोनों देशों को करीब लाया है। जो भारत में अभी हुआ था तो उससे दोनों देश करीब भी, हालांकि कुछ चुनौतियां भी रहती हैं ऐसे संबंधों में। तो चीन सबसे बड़ा कारक है, दोनों देशों के साथ व्यापार करते हैं लेकिन रणनीतिक रूप से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अडानी जो है कारमाइकल खदान विवाद हुआ था और इसमें पर्यावरणीय चिंता बनी हुई है, लेकिन फिर भी व्यापारिक संबंधों पर असर कम है। यानी कि अडानी जो कंपनीज है, अडानी ग्रुप्स के खिलाफ जो वहाँ पर यानी कि कुछ सबूत पाए गए थे, तो उससे थोड़ा विवाद, थोड़ी चिंता तो है, तनाव तो बने हैं, लेकिन फिर भी संबंध जो है वो अच्छे हैं, यानी कि उनके जो व्यापारिक संबंध है उस पर असर कम हुआ था। वीज़ा और प्रवास नीति, कुछ भारतीय छात्रों को वीज़ा अस्वीकार होने की शिकायतें भी मिलती रहती हैं। इसके साथ ही समुद्री सीमा विवाद, दक्षिण चीन सागर पर मतभेद नहीं है, लेकिन हिंद महासागर में दोनों का समन्वय बढ़ाना अभी भी बाकी है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे रहेंगे? मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी कि MSP एक US लीड इनिशिएटिव है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान ये शामिल है। भारत सरकार ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की है, लेकिन सभी में संसाधन समृद्धि है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सिर्फ एक सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। भारत सरकार ने 30 कोई भी क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान नहीं की है। सेकंड क्वेश्चन, क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक औपचारिक सैन्य गठबंधन है। 2025 में विलिंगटन शिखर में क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। सिर्फ 2 ऑप्शन जो है, ओनली 2 ही सही है। ये औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है पूरी तरह से, ये एक तरह से रक्षा के सहयोग में और उसके व्यापार के सहयोग में एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बनाया गया था। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, एक तरह से हम इसको एडिटोरियल मान सकते हैं कि ये क्या है, साइंस से रिलेटेड यानी कि AI से रिलेटेड न्यूज़ है ये। हाउ इज़ ऑस्ट्रेलिया सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ट्रेनिंग AI। अब देखिए, AI को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय पर हम लगातार देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर हम भारत के अलावा अब पूरे सभी में देखें, भारत में भी और उसके साथ ही पूरे वर्ल्ड में देखें, तो आर्टिफिशियल AI का जो टाइम है ना वो लगातार बढ़ रहा है। AI के जरिए लोग अपने जो मरे हुए पेरेंट्स, रिश्तेदार, उनसे बातें चल रही यानी कि बातें कर रहे हैं। तो ये सब एक एडवांसमेंट की टेक्नोलॉजी है। और इसके साथ ही अब AI को ट्रेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कुछ अपने मानक मतलब कि तैयार किए हैं कि उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड तक उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रशिक्षण ट्रेनिंग के मानकों को निर्धारित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाता है। ये दृष्टिकोण एथिकल फ्रेमवर्क यानी कुछ एथिक्स होने चाहिए, स्वैच्छिक और अनिवार्य दिशा निर्देशों, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूलन पर आधारित है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उनके अनुकूलन, उनके अकॉर्डिंग है ये जो है स्टैंडर्ड्स हैं वो तैयार किए जाएंगे। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है, स्टैंडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया
और अन्य संस्थाएं जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री साइंस एंड रिसोर्सेज तथा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंसी इस प्रक्रिया का नेतृत्व कर रही है। अब देखिए, एआई एथिक्स फ्रेमवर्क के माध्यम से आधारभूत सिद्धांत निर्धारित करना, यानी कि एक ऐसा सिद्धांत बनाया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में ऑस्ट्रेलिया के एआई एथिक्स प्रिंसिपल्स विकसित किए थे, जो कि 8 सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत एआई सिस्टम के डिजाइन, विकास और तैनाती में नैतिकता सुनिश्चित करते हैं, जिसमें प्रशिक्षण डाटा की जो निष्पक्षता, गोपनीयता, संरक्षण, पूर्वाग्रहों यानी कि जो बायस होता है उससे मुक्ति शामिल है। तो कोई भी ऐसे पूर्वाग्रह उसमें शामिल ना किए जाए। प्रमुख सिद्धांत क्या थे? ह्यूमन सेंटर्ड वैल्यूज, यानी कि मानव केंद्रित मूल्यों को ध्यान में रखा जाएगा। फेयरनेस, निष्पक्षता होनी चाहिए। इसके साथ ही प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, विश्वसनीयता होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, यानी कि प्रक्रिया की पारदर्शिता हो। तो ये जो सिद्धांत है स्वैच्छिक है, लेकिन व्यवसायों और सरकारों को उच्च नैतिक मानकों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। CSIRO के डेटा 61 द्वारा विकसित किया यह फ्रेमवर्क जो है एआई ट्रेनिंग में पूर्वाग्रह को कम करने, यानी कि जो पहले से कोई भी धारणा बनी हुई है, जैसे हम ऐसी एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि जो लड़के हैं वो रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, यानी कि लड़कियों को कमज़ोर माना जाता है, यानी कि रोने वाले को कमज़ोर माना गया है। तो इसी तरह ये एक तरह से बायस हो गया। तो इन सभी को एआई से दूर रखना और समावेशी डेटा सेट्स के उपयोग को प्राथमिकता देता है। स्वैच्छिक एआई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और अनिवार्य गार्ड रेल्स। वॉलेंट्री एआई सेफ्टी स्टैंडर्ड सितंबर 2024 में इसको जारी किया गया। यह एथिक्स प्रिंसिपल्स पर आधारित 10 गार्ड रेल्स प्रदान करता है, जो कि एआई ट्रेनिंग में जोखिम प्रबंधन, डेटा लाइनेज और पूर्वाग्रह मूल्यांकन पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रेनिंग डेटा को ऑस्ट्रेलिया नियमों के अनुरूप रखना अनिवार्य सुझाया जाता है कि जो ट्रेनिंग रहेगी उसका जो पूरा डेटा होगा वो जो ऑस्ट्रेलिया के नियमों पर आधारित होना चाहिए। मैंडेटरी गार्ड रेल्स, ये उच्च जोखिम एआई सिस्टम्स के लिए ट्रेनिंग डेटा की पारदर्शिता, पूर्वाग्रह परीक्षण और मानव पर्यवेक्षण सुनिश्चित करते हैं। जिम्मेदारी विकासकर्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच बांटी जाती है, जहां पर ट्रेनिंग डेटा तक पहुंच वाले पक्ष को प्राथमिक जिम्मेदारी दी जाती है। हाल ही में अटॉर्नी जनरल मिशेल रोलैंड ने कॉपीराइटेड सामग्री पर एआई ट्रेनिंग के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, जिससे सृजनकर्ताओं के अधिकारों को प्राथमिकता देगी। यह नैतिक ट्रेनिंग के लिए वैकल्पिक लाइसेंसिंग सिस्टम की तरफ इशारा करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता का निर्माण। एआई मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, यह विश्व का पहला एआई मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है जो कि ट्रेनिंग में जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। स्टैंडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया ने इसे अपनाया और ANU स्कूल ऑफ साइबरनेटिक्स के साथ साझेदारी में ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया। यह कोर्स संगठनों को एआई ट्रेनिंग में इनोवेशन और गवर्नेंस को संतुलित करने के लिए प्रमाणित करता है। फोकस क्या है इसका? फोकस किस पर है? ट्रेनिंग डेटा की गुणवत्ता, एडवर्सरियल टेस्टिंग यानी कि जोखिम का परीक्षण और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन होना चाहिए, यानी कि इन सभी पर फोकस करना जरूरी है। सरकारी स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। DTA ने सितंबर 2024 में पॉलिसी फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई इन गवर्नमेंट लागू की, जिसमें सभी स्टाफ के लिए एआई फंडामेंटल्स ट्रेनिंग अनिवार्य। विशेष ट्रेनिंग प्रोक्योरमेंट, विकास और तैनाती के लिए एक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एआई लाइफ साइकिल को कवर करता है। OAIC गाइडलाइंस क्या है? अक्टूबर 2024 में ये दी गई थी। जनरेटिव एआई ट्रेनिंग के लिए प्राइवेसी गाइड, जो कि सार्वजनिक डेटा के फेयर उपयोग की शर्तें निर्धारित करता है, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी के द्वितीयक उपयोग पर नियंत्रण। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। स्टैंडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व एशिया में रिस्पॉन्सिबल एआई ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रहा है, जो कि ASISO IEC 42001 पर आधारित है। ये एक मॉडल हम इसको मान सकते हैं और यह क्षेत्रीय स्तर पर ट्रस्टवर्थी एआई अपनाने को बढ़ावा देता है। एआई ट्रेनिंग में विविधता सुनिश्चित करने के लिए फ्रेमवर्क स्वदेशी डेटा संप्रभुता, लिंग समावेश पर जोर देते हैं। अब इसके साथ ही हम देखते हैं जो हमने देखा था ISO IEC एआई मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड जो है वो क्या है।
तो यह स्टैंडर्ड एआई सिस्टम के जिम्मेदार विकास, तैनाती यानी कि उसको वहाँ कहाँ पर डिप्लॉय करना, संचालन के लिए एक प्रमाणित फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ट्रेनिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक यह एआई लाइफ साइकिल को कवर करता है और जोखिम आधारित दृष्टिकोण भी अपनाता है। इसके साथ ही उद्देश्य क्या है इसके? एआई को नैतिक, पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी तरीके से प्रतिबंधित करना, इनोवेशन और गवर्नेंस के बीच संतुलित बनाना, संगठनों को एआई जोखिम को पहचानने, मूल्यांकन करने और कम करने में सक्षम बनाना है। अब देखिए किस पर लागू होते हैं ये सभी आकार के संगठन, जिसमें स्टार्टअप्स होंगे, एसएमईजी, सरकारी एजेंसियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, एआई डेवलपर्स जो कि मॉडल ट्रेन करते हैं। इसके साथ ही एआई प्रदाता जो क्लाउड सर्विस होते हैं, एआई उपयोगकर्ता जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन पर भी ये लागू होंगे। सभी डोमेन जिसमें स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, परिवहन, रक्षा, तो इन सभी में इस पैरामीटर्स को, इस स्टैंडर्ड्स को शामिल किया जाएगा। भारत में एआई प्रशिक्षण के मानक क्या, यानी कि ट्रेनिंग के लिए क्या क्या मानक स्टैंडर्ड तैयार किए गए। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के मानकों को निर्धारित करने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी स्वैच्छिक दिशा निर्देश, सेक्टर विशिष्ट फ्रेमवर्क और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूलन पर आधारित है। कोई व्यापक अनिवार्य कानून नहीं है, बल्कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई 2018, प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई और हाल ही की एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों के माध्यम से नैतिकता, निष्पक्षता और जोखिम प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार, जिसमें मुख्य रूप से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, नीति आयोग, बीआईएस, इनोवेशन को बढ़ावा देते हुए एआई ट्रेनिंग में बायस, गोपनीयता, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रहे हैं। 2025 तक एआई मार्केट जो है $7.8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और इंडिया एआई मिशन 2024 के तहत 10,371 करोड़ का निवेश एआई इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही मुख्य नीतिगत फ्रेमवर्क सिद्धांत, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, #AI for all 2018, एआई को समावेशी विकास के लिए उपयोग करने का विजन, ट्रेनिंग में फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क को अपनाने की सिफारिश। ये ट्रेनिंग डेटा में विविधता सुनिश्चित करने पर जोर देता है। प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई, यानी कि नीति आयोग 2021 में 7 सिद्धांत दिए गए, जिसमें सुरक्षा, समावेशिता, गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता और मानव कल्याण। ट्रेनिंग के दौरान बायस ऑडिट और ह्यूमन इन द लूप यानी कि मानव पर्यवेक्षण अनिवार्य सुझाव है। यह फ्रेमवर्क ट्रेनिंग डेटा की उत्पत्ति और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करता है। इसके साथ ही सेक्टर विशिष्ट गाइडलाइंस भी दी गई। हेल्थ केयर के लिए प्रमुख गाइडलाइंस है, इसके साथ फाइनेंशियल के लिए अलग से है और जनरल आईटी के लिए अलग से, और इसके साथ ही एजुकेशन में भी जो है यूनेस्को रैंप प्रोसेस जैसी गाइडलाइंस दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक थे, भारत ने अभी तक जो एआई मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अभी आधिकारिक रूप से नहीं अपनाया है, लेकिन बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से इसे अनुकूलित करने पर काम कर रहे हैं। और 2025 में TUV, SUD और BSI जो सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, उनके माध्यम से संगठन जो है स्वैच्छिक रूप से प्रमाणित हो रहे हैं, यानी कि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्टिफिकेट देते हैं, उनके माध्यम से जो हम देखते हैं हमारे जो एआई स्टैंडर्ड्स हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। ट्रेनिंग में जोखिम आधारित दृष्टिकोण और ये नीति आयोग के RAI प्रिंसिपल से संरेखित है और यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट के साथ बिल्कुल मिलजुल कर काम करता है। इंडिया एआई मिशन के तहत एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की योजना, जो कि ISO, IEC जैसे जो मानक उसको अपनाने में मदद करेगा, ये एक इंटरनेशनल मानक है। 2025 स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई स्किल पेनिट्रेशन में नंबर 2 पर है। क्षमता निर्माण और चुनौतियां क्या? ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि नेस्कॉम, IBM, यूनेस्को के साथ साझेदारी में एथिकल एआई कोर्स जैसे कि नोटरडेम, IBM टेक एथिक्स लैब, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर फाउंडेशन मॉड्यूल्स, भारतीय डेटा सेट पर ट्रेनिंग विकसित कर रहा है।
चुनौतियाँ क्या है? डेटा बायस, कई बार विविध डेटा सेट की कमी होती है। ट्रांसपेरेंसी, ब्लैक बॉक्स मॉडल्स में जो व्याख्या की कमी रहती है। रेगुलेटरी गैप, 2025 के अंत या 26 में व्यापक कानून की उम्मीद, लेकिन फिलहाल सैंडबॉक्स यानी कि टेस्टिंग स्पेस है, उस पर फोकस किया जा रहा है। पर्यावरणीय प्रभाव, ट्रेनिंग के कार्बन उत्सर्जन पर मैट्रिक्स विकसित करने की सिफारिश है। भविष्य फरवरी 2025 में नीति आयोग के व्यापक गाइडलाइंस और एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग मानक मजबूत होंगे। तो ये भविष्य की रणनीति भी अपनाई जा रही है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है? इंडिया को चेयर द एआई एक्शन समिट इन पेरिस फेब 2025 फॉलोइंग ब्लेटैक्ली पार्क यूके 2023 एंड सियोल साउथ कोरिया 2024 summits. Australia's ASISO IEC 42001 standard focuses on voluntary AI safety guardrails for high risk systems. तो दोनों ही करेक्ट हैं। इंडिया ने AI एक्शन समिट को को-चेयर किया था। Which of the following is a key principle in India's responsible AI framework? तो ये पी में प्रीलिम्स में 2025 में था, यानी कि मॉक क्वेश्चन है एक। डेटा प्रोविनेंस, कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट, बायस ऑडिट इन ट्रेनिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो मेन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं इंडिया के फ्रेमवर्क के रिस्पॉन्सिबल के लिए? तो डी यानी कि ऑल ऑफ द करेक्ट, यानी कि डेटा प्रोविनेंस भी है, उसके साथ ही कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट, बायस ऑडिट इन ट्रेनिंग, तो तीनों ही सही है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। गंडक नदी के विस्फोरण से कांवर झील निर्मित हुई है। तो इसमें कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं? तो आपने इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू का सेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको जो भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया मेंस के लिए वो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के द हिंदू के नई न्यूज़ नए सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।